हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 31 ऑफ अगस्त। थोड़ा बहुत बैकलॉग जो रह गया है वो मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन मत लिया करो। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब देखो, सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये फिर से न्यूज़ में है फॉर रीलोकेशन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, अब ये देख लेते हैं मैप से। पहले तो ये देख लेते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। ये है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, ये यहाँ पे रहा। और इससे रिवर कौन सी फ्लो करती है? महानदी रिवर फ्लो करती है। अब इसके अलावा ओडिशा के और प्रोटेक्टेड एरियाज देख लेते हैं। देखो, एक हो गया हमारा भितरकनिका नेशनल पार्क हो गया। इसके बगल में क्या है? गहीर माता मरीन सेंचुरी, यहाँ इस एरिया में रहा। एक हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क। चिल्का या नलबना नलबना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और नलबना जो है ये बर्ड सेंचुरी भी है एक। ठीक है, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। अब उसके अलावा क्या है कि महानदी एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे। बता दिया ऑलरेडी कि महानदी रिवर भी इसके बीच से फ्लो करती है। साल के फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो मेन ट्री स्पीशीज क्या होगी? साल की। उसके अलावा देखो, यहाँ नेचुरल हैबिटेट किसका लिखा हुआ है? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, और दूसरा ले रखा है घड़ियाल। अब देखो, यहाँ एक चीज़ गलत दी हुई है कि ये दोनों एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जबकि ऐसा नहीं है। घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये इंडिया में मिलता है और इंडिया के आसपास की कुछ कंट्रीज जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, उसमें मिलता है। और ये फ्रेश वाटर में रहता है। मेनली रिवर में कौन से मिलता है? ये चंबल रिवर में मिलता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल जो है, अब ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल के बारे में जो बात कर रहा है ये बेसिकली हमारा मगर क्रोकोडाइल है। ठीक है, इंडिया में 3 तरीके के क्रोकोडाइल मिलते हैं। एक हो गया मगर हो गया, एक हो गया हमारा घड़ियाल हो गया, और तीसरा हो गया सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर इसी ईस्टर्न रीजन में मिलता है, उड़ीसा के भितरकनिका जो नेशनल पार्क है उसके पास, और प्लस हमारा अंडमान एंड निकोबार में मिलता है। और जो मगर मिलता है ये थ्रू आउट इंडिया मिलता है, और इसका स्टेटस जो है वल्नरेबल है। ठीक है, और बचा क्या? घड़ियाल। घड़ियाल का मैंने बता दिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चंबल में मेनली मिलता है, इसके अलावा भी रिवर्स में मिलता है, जैसे कि गंगा रिवर हो गया, कोसी रिवर हो गया, इन सब में मिलता है। अब देखो, नाजका रिज बोलो या नाजका प्लेट बोलो, यहाँ पे क्या हुआ है? सी माउंट मिला है। सी माउंट का मतलब माउंटेन अंडर द सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैप से डिस्कस करते हैं। अब देखो, नाजका प्लेट न्यूज़ में है तो एक बार इसको देख लेते हैं। अब ये नाजका प्लेट जो है ये ओशियनिक प्लेट है, और ये लाई कहाँ पे करती है? ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, उसके बगल में ये लाई करता है एरिया में, ये पेरू वगैरह वाले एरिया में। और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है ये हमारी कौन सी प्लेट होती है? ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ओशियनिक प्लेट जो होती है ये हैवियर होती है, तो ये क्या होगी? सबडक्ट होगी किसके नीचे? जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके नीचे। तो साउथ अमेरिकन जो प्लेट है उसके नीचे सबडक्ट करेगी, तो यहाँ पे एक ट्रेंच बनता है जिसको क्या बोलते हैं? पेरू चिले ट्रेंच। ठीक है, उसके अलावा यहाँ क्या देखने वाली बात है? उसके अलावा हमें ये देखना है कि जो सेंट्रल अमेरिका जो का रीजन जो है, मतलब पहले ऊपर नॉर्थ अमेरिका होता है, फिर सेंट्रल अमेरिका आता है जो बीच वाला है, पनामा वाला एरिया है, और फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे कौन सी प्लेट मिलती है? कोकोस प्लेट। अब गलापागोस आइलैंड मैंने ऑलरेडी बता रखा था इक्वाडोर का, तो देखो एक गलापागोस प्लेट होगी, पैसिफिक प्लेट है एक, और ईस्टर प्लेट कैसे? ये हमारी जैसे चिले का एक आइलैंड है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। ठीक है, तो ईस्टर प्लेट ये उसकी है। और एक याद रख सकते हो, जुआन फर्नांडिस प्लेट। याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब यूक्रेन ने क्या कर लिया है? बना ली है अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हेरेम 2। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में जो डिफरेंस होता है ये ऑलरेडी मैंने इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन जो आज मॉर्निंग का बनाया है उसमें बता रखा है। ठीक है, अब देखो एक दो चीज़ और देख लेते हैं कि देखो ये शॉर्ट रेंज है, और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेम ग्राम या OTRK, सबसन। तो तुम्हें बस ये टर्म्स याद होनी चाहिए कि सबसन क्या है, ग्रेम ग्राम क्या है। पूछेगा कि ये क्या चीज़ होती है, तुम्हें याद होना चाहिए मिसाइल है किसकी? यूक्रेन की। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट नमन में हमें क्या जानना है कि ये इंडियन आर्मी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन्स को और फैमिलीज को। इसके अलावा कुछ काम का नहीं है इसमें। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर तुम्हें जानना है तो ये डाल लो कि स्पर्श जो है ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ हमारी, ये न्यूज़ में है बट ये काम का नहीं है न्यूज़। और क्योंकि हम ये देख रहे हैं तो इसका और इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिफरेंस देख लेंगे। अब ये सेटअप क्यों हुई? ये सेटअप हुई 1968 में, जब 1965 का जो हमारा इंडो पाक वॉर था और 1962 का जो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट थी, उसमें जब हमारा फेल्योर हो गया इंटेलिजेंस का, तो इसे सेटअप किया गया फॉर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग। ठीक है, इससे पहले जो IB था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यही हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस दोनों गैदर करता था।
अब आईबी कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 1887 में। अब ब्रिटिशर्स ने इसे सेटअप क्यों किया था? टू सप्रेस म्यूटिनी। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो इंटेलिजेंस गैदर करे टू प्रिवेंट म्यूटिनीज जो इन फ्यूचर, ठीक, और रेबेलियंस वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। अब आईबी जो है ये क्या करती है? ये इंटरनल इंटेलिजेंस गैदर करती है, ठीक है, और रॉ जो है ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदर करता है। अब रॉ आता है हमारा पीएमओ के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है उसके अंदर आता है, और जो हमारा आईबी होता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने सपोर्ट किया है आईएमएफ का कि इसने बहुत हेल्प की हमारी, तो हमारे लिए आईएमएफ ज़रूरी है कि क्या चीज़ है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब देखो कैसे याद करना है हेडक्वार्टर को। मॉनेटरी मतलब पैसा का सबसे ज़्यादा किसके पास है? यूएसए के पास, ठीक है, तो हेडक्वार्टर भी यहीं पे होगा, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ कितनी होती हैं इसमें? 190 होता है। ये यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। बना कब ये था? 1945 में बना था, दिसंबर में। और कैसे बना था? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, ठीक है, यूएसए में ही हुई थी ये। उसमें दो बॉडीज बनी थी, एक आईएमएफ बना था, दूसरा क्या बना था? आईबीआरडी, ठीक है। ये लेटर जाके वर्ल्ड बैंक का नाम हो गया इसका, ठीक है। उसके अलावा आईएमएफ में क्या चलता है? कोटा चलता था, एक कोटा सिस्टम चलता है। मतलब जो जितना कोटा में पैसा देगा उतना उसके पास वोटिंग पावर रहेगी, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट बॉडी कौन सी होती है इसकी गवर्निंग? होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब इसमें कौन बैठ सकता है? या तो किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक का गवर्नर हो, या फिर वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर। तो तुम पाओगे कभी कभी हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें चले जाते हैं, कभी कभी हमारा जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। बाकी मैंने कोटा सिस्टम के बारे में बता ही दिया। रिव्यू कब होता है? हर 5 साल में रिव्यू होता है और देखा जाता है कि किसको कितना कोटा अलॉट करना है। और कोटा से हमारी लोन लेने की पावर भी डिसाइड होती है कि कितना लोन ले सकते हैं वहाँ से। अब एक चीज़ होती है इसके अंदर एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बेसिकली एक ये अकाउंटिंग यूनिट है, ठीक है, करेंसी नहीं है, ये याद रखना है, ये अकाउंटिंग यूनिट है, ये करेंसी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि 5 जो करेंसीज होती हैं उनका वेटेड एवरेज लेके इसकी वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। इन 5 करेंसीज का वेटेड एवरेज लेंगे तो इसकी वैल्यू डिसाइड होती है। उसमें कौन कौन सी होती हैं? हमारा यूएस का डॉलर हो गया, यूके का हमारा पाउंड हो गया, और चाइना का रेनमिंबी हो गया, और हो गया यूरो, और हो गया हमारा जापान का येन, ठीक है।